अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं PNN स्पेशल। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। अब से कुछ देर पहले खुर्रम लतीफ़ को लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है। उनके खिलाफ FIR जो दर्ज हुई थी उसे भी खारिज कर दिया है और दीगर साथियों की रिहाई के लिए भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। आम इंतखाबात के इस मौसम में कागजात नामजदगी छीनने और तायीद कुनंदा को अगवा करने के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। ऐसे में जमशेद दस्ती भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनके घर पर छापा मारा गया है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। इल्ज़ामात के इस मौसम में हकीकत और झूठ के दरमियान फ़र्क करना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या ये सही और गलत का मामला लोग जज कर पाएंगे? क्या लोगों तक सही मालूमात पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही? ये भी एक बुनियादी सवाल है कि जिसका जवाब तलाश किया जाता रहेगा। खैर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कल के रोज़ एक इंतहाई अहम सवाल का जवाब मिलने जा रहा है और वो ये कि ताहयात नाअहली यानी नाअहली जो होती है वो ताहयात रहेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तशरीह के मुताबिक, या फिर इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इसकी मुद्दत 5 साल हो जाएगी। कल के दिन इंतहाई अहम नौयत के मामले को 7 रुकनी बेंच सुनने जा रहा है। क्या जवाब मिलता है और फिर इस जवाब के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ क्या चौथी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकेंगे या नहीं, ये कल 7 रुकनी बेंच के जरिए वाज़ेह होगा। दूसरी तरफ मामला अदालतों में ही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर तौहीन अदालत, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ PTI लेकर गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बल्ले के निशान को लेकर पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त दायर कर दी है और ये मामलात एक बार फिर अदालतों से हल होते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ के इंतखाबात को चंद रोज़ मुअख्खर कर दिया जाए और ऐसे माहौल में दहशतगर्दी के साथ उन्होंने नफी किया और कहा कि इंतखाबात हो नहीं सकते। क्या अब भी 8 फरवरी 2024 की जो तारीख है जिसे पत्थर पर लकीर कहा जा रहा है उसमें रद्दो बदल की कोई गुंजाइश मौजूद है या नहीं है? मामलात को डिस्कस कर लेते हैं। मेरे साथ पैनल मौजूद है। अनवर मंसूर खान साहब हमें ज्वाइन करें, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं। बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर साहब आपके वक्त का। खलील ताहिर संधू साहब मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं। संधू साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। रेहान हाशमी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। रेहान भाई थैंक यू फॉर योर टाइम। अनवर साहब आपसे शुरू करते हैं। बताइएगा ज़रा ये जो मामलात हैं इस वक्त बुनियादी तौर पर, एक बार फिर आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि अदालतों के ज़रिए जो मामलात हैं उन्हें सेटल करने की कोशिश की जा रही है और इसमें एक गुमान ये किया जा रहा है कि जैसा सोचा जा रहा है वैसा हो नहीं रहा? अब अगर ऐसा रहा तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदकिस्मती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक काम हो रहा है और बाज़ दफ़ा नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सामने आ रही हैं, तो जो लोगों को इस लिहाज से समझा जा रहा है कि शायद उनके साथ ज्यादती भी हो रही है। इसलिए कोर्ट्स के अब जो मामलात हैं वो ज़रा सा ज़्यादा रोशन हो जाएंगे कि किसी तरीके से मामलात कोर्ट से ही हल होंगे, इसलिए कि लोगों का एतबार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कुछ हद तक उठ गया है। ये एक बड़ा अजीब और गरीब सा इश्यू है। अभी आज ही मैंने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कोई पेमरा को नोटिस भी दिया है कि ये कोई आदमी इस टॉपिक के ऊपर या लोगों पे लोग कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके ऊपर बात भी नहीं कर सकते। ये चीजें जो है ये इवेंचुअली कोर्ट्स में ही जाएंगी और कोर्ट ही अब डिसाइड करेगा, बिकॉज जब मामलात गवर्नमेंट के ऊपर से उड़ जाते एतबार उड़ जाता है, जब इलेक्शन कमीशन के ऊपर से एतबार उड़ जाता है, तो फिर जाहिर है कि आखिरी जो हरबा होता है वो कोर्ट ही होती है और ये मामला सब अब कोर्ट से डिसाइड होंगे। ठीक है, ये मामला कोर्ट से डिसाइड होंगे, लेकिन इसमें एक गिला या शिकवा ये रह जाता है खलील ताहिर संधू साहब आपकी तरफ आते हुए कि आपके हक़ में जब फैसला आएगा तो यकीनी तौर पर ये कोर्ट्स बड़ी अच्छी हैं, काबिल कबूल हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन जब फैसले नहीं आ रहे थे जैसे 2017 के मामलात हैं तो आपके लिए ये नाकाबिल कबूल थी, आपने इनके नाम रखे, आपने जजेस के नाम रखे। अब आज दूसरी तरफ आप खड़े हैं और एक और पार्टी जो है वो विक्टिम है। आप कैसे मेक श्योर करेंगे जो मौसम है इंतखाबात का, ये जो गहमा गहमी है, इसमें जब आप 9 फरवरी 2024 को जीते हुए हों, लेट्स से आप जीत रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि बाकी पार्टियों का भी इस प्रोसेस पर एतमाद हो? ये जो आखिरी दरवाज़ा है इसको इसको इसकी जो शफाफियत है वो भी यकीनी और ज़रूरी बनाए ना। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। अनवर मंसूर साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और मुझसे तो बहुत ज़्यादा सीनियर है हमारे इस लीगल फर्टर्निटी में। उनकी बात के साथ मैं डिसएग्री तो नहीं कर रहा,
लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इलेक्शन कमीशन को इस हद तक मतनाज़िर बना दिया, लेकिन चाहिए तो ये था कि कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से आता, वो उनकी बात करता। मतलब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है और उसको हमने टोटल, इधर से उनको बात होती है, दूसरी तरफ से कोर्ट्स जो हैं उसको फौरी तौर पर सेटिसाइड कर देती हैं। एनी हो, ये दिस इज बिटवीन कोर्ट्स एंड इलेक्शन कमीशन। दूसरे नंबर पे जो आप कह रहे हैं, यहाँ पे तो पाकिस्तान में जो भी कोई भी इलेक्शन देख रहे हैं आज, जो भी हारेगा वो कहेगा मेरे साथ धांधली हुई है। अभी आप बात कर रहे थे कि कागजात छीने जा रहे हैं, क्या मुझे आपको ये अनवर मंसूर साहब बहुत मोहतरम है, हमें पता होता है कि कौन सा ताइद करिंदा है, कौन सा तजवीज करिंदा है जो अंदर लोग जा रहे हैं और उसी से कागजात छीनने होते हैं। ये एक तरह का प्रोपोगंडा किया जा रहा है और इस प्रोपोगंडे का इनको नुकसान होगा पीटीआई को। इन्होंने बाकी जिन लोगों के, सलमान अकरम राजा साहब सीनियर एडवोकेट है, बाबर अवान साहब सीनियर एडवोकेट है और बहुत सारे लोग, उनके कागजात मंजूर हुए हैं और बहुत सारे लोगों के कागजात मंजूर हो रहे हैं। हमें भी गिला है, हमारे जब 2018 में थे 38 एमपी थे पंजाब के, जिनको उनका निशान उनसे रातों रात वापस ले लिया गया और फिर बाद में उनके गलों में पटे पहना दिए गए कि ये आप, मतलब ये आपके जो मफलर जो पता नहीं क्या था वो डाल के। और पंजाब में हमारी ज्यादा सीरियस थी, मैं असेंबली में मौजूद था उसमें भी, और लेकिन रातों रात वो सीरियस दी थी वो बदल दी गई। तो ये सिस्टम जो है, ये बिल्कुल उनकी अनवर मसूद साहब की बात ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना चाहिए, उसी के मुताबिक हल होगा। अदरवाइज ये जो कोई भी इस पे ट्रस्ट जो है ना, आप देखेंगे ये सबको होना तो ये चाहिए था कि कोई ना कोई इंसाफ पार्टी को एतमाद में लेता, कोई सियासी लीडर, लेकिन कोई किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। और इसलिए कि जो 42 माह 44 माह और 2014 से लेकर चोर की सबकी गर्दान लगाई गई है, हर अदारे में मजाक उड़ाया गया, हर अदारे में मीर जाफर, मीर सादिक और यजीद, और रात को उनको ये कहना सुबह और शाम को अवान सदर में फिर बाजवा साहब से जाके मीटिंग करना। मतलब ये जो दोगलापन है, दोहरा प्यार है, दोहरी शख्सियत है, ये और दोहरी लोगों की शहरी होती है, यहाँ पे दोहरी शख्सियत आ गई है ना। तो ये इस हवाले से वो थोड़ा सा इनको माजी में भी देखना पड़ेगा। उस वक्त भी खान साहब 180 की स्पीड पे जा रहे थे और अभी इन केसों के फैसले होने हैं। अब देखिए साइफर केस जो है उसमें इसको कह दिया हमें गिला, इसी का शिकवे होते हैं, लेकिन जो 2017 में था, मैं बहुत सद एहतराम अनवर मंसूर साहब से भी, अटॉर्नी जनरल भी रहे, फिर इन्होंने रिजाइन किया वट एवर, और बड़ा असूली रिजाइन था। लेकिन क्या होता था कि 5 मुकला गए अदालत में चीफ जस्टिस से मिलने और चकवाल से लेकर बंदयाल तक एक ही बात होती थी, जो कुछ चकवाल से कहा जाता था वही बंदयाल साहब करते थे और एक एक काम वही। मैं भी छोटा सा लॉयर हूं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वट ये क्या अदालतें हमारी इस लेवल पे चली जाएंगी, जाति पसंद या नापसंद की बात करेंगी और एक बेटे से तनहा लेने की नाम बुनियाद पर आप एक बंदे को, प्राइम मिनिस्टर को, जो 2 तिहाई सीरीज के साथ बैठा हो, आप कह जी आप घर चले जाओ। दिस इज नॉट द वे, दिस इज ये कोई तरीकाकार नहीं है। और मैं समझता हूँ अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो ये पाकिस्तान की बुनियादों को हम कमजोर कर रहे हैं, तो मजबूत नहीं कर रहे। लेकिन इसमें रेहान भाई मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मैं एक सवाल जो खलील ताहिर सिद्धू साहब ने उठा दिया है, आप ये कह रहे हैं कि कैसे पता कि तजवीज़ कुनंदा कौन है या तायद कुनंदा कौन है और फिर कैसे उससे उठा लिया गया या कैसे उसे गायब कर दिया गया। 2018 के आपके इंतखाबात में आप एक टर्म बार बार यूज़ करते थे, ज़राअत वाले, महकमा ज़राअत वाले, तो आप जब आगे पीछे होते थे तो आप भी बड़े पिन पॉइंटेड थे और आपका उस टाइम पे गिला मैं दुरुस्त मानूं और आज किसी और का है तो मैं उसे दुरुस्त ना मानूं, ये भी तो एक तजाद है ना हमारे यहाँ। आप जब कहते हैं लोग टेबल पे नहीं बैठ रहे, तो आप कौन सा अपने मामलात और दूसरों के मामलात को बराबर परख रहे हैं? देखिए साहब, ये जो बात मैं कर रहा हूँ, मैं जो सेकेंडर है या प्रपोजल है उसकी बात कर रहा हूँ। जो 2018 की आपका महकमा ज़राअत कैसे ठीक था और आज का जो हो रहा है वो कैसे ठीक, मतलब मैं किसी महकमे की बात नहीं करना चाहता। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो मुझसे ज्यादा जो तारीख जानते हैं रेहान बशीर साहब, आप ही अनवर मंसूर साहब, कि किस तरीके से ये सारा काम शुरू से चल रहा है, मैं इस बात से निकेट नहीं करता। लेकिन इसको मुझे नहीं समझ आ रही जाती तौर पे कि व्हाट इज द मिस्टीरियस मिस्ट्री। लेकिन जो आप बात तदावली जायजा ले रहे हैं 2018 वाला, वो तो उम्मीदवार थे, उनके तो नाम लिखे हुए थे इश्तिहारों पे और इसलिए उनको उठा लिया जाता था वहां से और वो आवाज तो जाती थी, जो भी करता था, जो भी कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल है कि जाती तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी जाती तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। 8 फरवरी को इलेक्शन हो और होंगे, और जिसके हक में भी रिजल्ट है, चाहे वो किसी के हक में आए, उसको 5 साल के लिए कबूल करना चाहिए। 5 साल के लिए कबूल करना, सबको कबूल करना चाहिए। रेहान हाशमी साहब, आप भी यकीनी तौर पर अपने गिले शिकवे रखते हैं सिस्टम से और आप भी मुख्तलिफ वक्तों में डसे हुए भी हैं मामलात के। आप क्या समझते हैं कि सिंध की सतह पर जब आप बात करते हैं तो आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है और जिस हद तक आपके पास है आप उससे मुतमईन हैं, आप समझते हैं मजीद गुंजाइश है और आपको मिल नहीं रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है कि, और क्योंकि हम तकरीबन 3 दिहाइयों से मुख्तलिफ औकात में रिलीफ मांगते ही रह गए और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज या मुख्तलिफ सियासी शख्सियात उस वक्त हमारी मतलब तालियां बजा रहे थे
अभी जो कुछ हो रहा है, अगर फर्ज करें कि किसी के साथ नाजायज हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर रियासत के खिलाफ जंग जैसी सूरत हाल पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, लेकिन उसमें बेगुनाह को छोड़ देना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक है सिंध के हवाले से, तो हम मुख्तलिफ औकात में ये बात मीडिया के जरिए भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी ये बावर कराते रहे हैं कि 15 साला दौर इख्तिदार पीपल्स पार्टी का मुतलकुल अन्नान, जिसमें पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ रिसोर्स गैदर की बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर ट्रांसफर पोस्टिंग्स और भर्तियां भी की, और अपने मनपसंद अफसरान को लगाया भी, और सेकंड भी लगाया, थर्ड भी लगाया। तो पूरा एक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, जिस सिस्टम की बात आपके मीडिया के जरिए ही आवाम ने भी सुनी कि उस सिस्टम को खत्म होना चाहिए। अच्छा, अब सिंध में पीपल्स पार्टी की जानिब से लगाया जाने वाला इकोनॉमी को पुल करने का ग्रे इकोनॉमी का सिस्टम या नेटवर्किंग का, वो भरपूर तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शंस के दिनों में जेरी मैंडरिंग कर रहे हैं, प्री पोल रिगिंग हमने इसको टर्म किया है, कि जब आप इलेक्शन कमीशन के अमले के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का अमला लगाकर कहीं पर डिलिमिटेशन करवा रहे हो, कहीं पर तैनाती करवा रहे हो, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी की हैसियत से इलेक्शन कंडक्ट कराने का जिम्मेदार है। तो ऐसी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी के ऊपर हम ये इल्जाम आयद करते हैं सबूत और शवाहिद के साथ, जो आपके मीडिया ने भी मुख्तलिफ औकात में दिखाया कि जब लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए तो बैलेट बॉक्सेस उठाकर भाग रहे थे, और उसी टाइम पर जिस वक्त पोलिंग का टाइम खत्म होना था बैलेट बॉक्सेस वापस आ रहे थे, कहीं पर कमरों में ठप्पे लगे रहे थे, तो कहीं पर क्या कुछ हो रहा था। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में चीजें मौजूद है। अच्छा, अब बात जो मौजूदा हालात में है वो हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी रियासत की जिम्मेदारी है कि साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करे पुरअमन अंदाज में। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक क्राइसिस को सह रहा है उसमें बहुत जरूरी है कि कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए, क्योंकि वैसे ही डिले हो चुका है, बहुत सारी वजूहत है, डिलिमिटेशंस के मामला थे, मैपिंग के मामला थे, तो अब इसको डिले नहीं होना चाहिए। ऑल्दो कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड सिंध में नहीं दी जा रही, लेकिन बावजूद तमाम चीजों पे हम कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा अनवर मंसूर साहब की तरफ वापस चलता हूँ। अनवर साहब, यकीनी तौर पर जो मामलात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी हैं। गुज़श्ता दिनों मियां जावेद लतीफ़ ये बात कर रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फिर पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, MQM को भी आप सुन रहे हैं। अब जैसे मेरा पहला बुनियादी सवाल था कि मामलात अदालतों के ज़रिए सेटल होंगे, तो एक वक्त वो था कि जब शाराए दस्तूर पर मौजूद दो फरीक आपस में एक दूसरे को आंखें दिखा रहे थे और तौहीन पार्लियामेंट की कानून साजी हुई, दीगर मामलात हुए। अब ये जो गहमा गहमी का दौर है और इसमें जब हम कह रहे हैं कि मनपसंद मामलात नहीं हो रहे या एज पर कैलकुलेशन नहीं हो रहे, तो कन्फ्रंट्रेशन की तरफ मामलात जा चुके हैं, जा रहे हैं, या ये संभाले जा सकते हैं? अगर संभाले जा सकते हैं, अब भी बहुत देर नहीं हुई, तो कैसे कि दो फरीक कोई और ना लड़े आपस में? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन बेसिकली आपको भी पता है और हमें भी पता है कि अगर एक फेयर और फ्री इलेक्शन हो तो कोई शख्स जो है सड़क के ऊपर आकर और लड़ाई झगड़े में कभी भी नहीं आएगी कभी भी, इसलिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बेसिकली चाहती है कि वो एक इलेक्शन में जाकर और प्रॉपर तरीके से इलेक्ट होकर आ जाए। अब इशू ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि इतना तजाद है इनके बातों में, इतना आपस में रंजिशें हैं, शायद हो, मगर मेरा नहीं ख्याल है कि डिस्पाइट ऑल दिस कि कोई झगड़े हो। मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता हूँ, मेरा नहीं ख्याल है कि होगा भी कोई। देखिए, बात यह है कि अगर आप किसी पार्टी को जो है वो अगर उसको एक वो लेके चले जाएंगे एक ऐसे जगह पर कि जहां पर कि वो प्रॉपरली कंटेस्ट नहीं कर पाए, अगर उनको अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो सामने लाने की इजाजत नहीं दी जाए, अगर उनको मीडिया के ऊपर आकर अपनी बातें करने की इजाजत ना हो, तो नेचुरली एक खलिश पैदा होती है और होगी, और ये ही खलिश है जिसकी वजह से आगे जाकर कोई झगड़े फसाद हो सकते हैं। मगर झगड़े फसाद करने में नुकसान उसी का है
कि जो झगड़ा फसाद करेगा उसकी वजह यह है कि अगर वो समझते हैं कि वो सीटें ले सकते हैं तो झगड़े फसाद करने से उनकी वो जो ख्वाहिश है वो खत्म हो जाती है। तो मेरा अपना मानना यह है कि कोर्टों से मामले को सेटल हो, कोर्टों से जो भी फैसले आते हैं उसको माने और आगे चले। देखिए, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर कोई हारता है तो 5 साल के लिए हारेगा, फिर अगले उसमें आ जाएगा। तो इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आदमी को आगे चलना चाहिए और चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और खास तौर पर कोर्ट्स को इतनी तो वो दिए जाए। ठीक है, हमें पता है कि बाज दफा कोर्ट्स जो हैं वो सही फैसले भी नहीं करती हैं, ये भी मौजूद है चीजें। बाज दफा रंजिश होती है कि कोर्ट्स जो हैं वो उनकी बात नहीं सुनती हैं, ये भी बात सही है। मगर अगर इसको खत्म कर दिया जाए और कोर्ट को एक साइड लाइन कर दिया जाए किसी वजह से, तो वो मुनासिब नहीं है। कोर्ट्स को साथ लेकर चलना चाहिए और मामलात को अपने काबू में रखना चाहिए, बजाय इसके कि सड़क पे आए। सड़क पे। लेकिन इसमें अनवर मंसूर साहब एक मामला और है ना कि सियासी जमातों का तो ये सीज़न है, इसमें इल्ज़ाम तराशी भी होगी एक दूसरे पर, इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद भी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा, अब भी लगाया जा रहा है। लेकिन हम जिन लोगों की तरफ देख रहे हैं, यानी कोर्ट्स की तरफ देखते हैं, दीगर जो मुख्तदर हल्के हैं, अगर हम उनकी तरफ देखें, ऐसा तो नहीं है कि जैसे सोहेल वड़ाई साहब के लिखे हुए को जो एक ज़ाहिर अफसानी ख्याल है उनका, लेकिन अगर उसके साथ नथी करके मामलात को देखें तो कहीं वो दो लोग आपस में खींचातानी या तनाव किसी सूरत हाल में तो नहीं चले जाएंगे कि जिनकी तरफ हम देखते हैं लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर कि यहाँ से मसले हल होंगे, अगर वो खुद मसले में फंस गए तो क्या होगा? वो मसले की तरफ तो नहीं जा रहे। हम प्रिजम्पटिव तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं तो नेचुरली अगर अगर कोई कोर्ट्स जो हैं वो खुद पार्टी बन जाए या जो फैसले कराने वाले लोग हैं वो पार्टी बन जाएं, तो जाहिर है कि उसमें तो झगड़े होंगे। और आपको ये खुद भी अंदाजा होगा कि हर इलेक्शन में कहीं ना कोई फसाद छोटा मोटा होता है, झगड़े होते हैं कि बैलेट बॉक्सेस के ऊपर, कि जैसे अभी कहा गया, फहीम ने कहा कि बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो भी उठा के लेके चले जाते हैं। खैर ये चीजें मैंने भी विटनेस की हैं काफी। यही चीजें वो हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो देखने की हैं कि अगर ये स्टेट इस चीज को रोक दे, अगर स्टेट इंटरफेयर नहीं करे, अगर स्टेट जो है वो अपना किसी की तरफ अपना वजन न डाले, और स्टेट जैसे जो केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि वो एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएगी। अगर वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं कराते हैं तो जाहिर है कि उसके अंदर कोई ना कोई मसाइल पैदा होंगे। तो इसलिए बेहतर तो यही है कि कोशिश करें कि ना हो, मगर अगर ये बिल्कुल इस नहज पे पहुंच जाएं कि बैलेट बॉक्सेस चेंज हो जाएं या रिजल्ट जैसे पहले भी हुआ था रिजल्ट चेंज हो जाता है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये होंगी तो जाहिर है कि इसके अंदर एक बहुत मेजर इशू क्रिएट हो जाएगा और ये इस मुल्क के लिए, स्टेट के लिए अच्छा नहीं होगा यकीनी तौर पर। अच्छा खलील ताहिर सिंधु साहब, आपके जब 2017 वाले मामलात हैं या पनामा से ऑनवर्ड जो सूरत हाल थी, उसमें आपका दावा यह है कि तमाम लोग यकसुई से आपको बाहर करने के लिए कोशिशें कर रहे थे और कर भी दिया आपके मुताबिक। अब आपकी जब वापसी हो रही है तो आपको लगता है कि तमाम जगहों से एक जैसी आवाज़ है, एक जैसी बात है और तमाम ही लोग यकसुई से आपकी वापसी चाहते हैं? और अगर आपकी वापसी के लिए यकसुई नहीं है तो आप इस लड़ाई को मोल लेने के लिए तैयार हैं? इसका बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे आप अगर तो ये लड़ाई किसी सूरत बनती है? देखिए सलीकी साहब, हमें तो भरोसा जो है वो अवाम पे है। हमें देखना अवाम का लड़ना कौन है, अदालतों को या किसी और अदारे का लड़ना कौन होगा। आप देखिए ना किस तरीके से सादगी से कह दिया गया साइफर केस, इसने हमारे इंटरनेशनल जितने कॉम्पोनेंट है, कन्वेंशन है, उन सब पे असर डाला। साइफर का झूठे के जो लहराया गया, इसके बावजूद उस शख्स को मासूम कहा गया। मतलब वैसे शख्स तो मासूम नहीं होते, लेकिन फिर भी जो भी कोर्ट ने कहा, बासाद एहतराम जो भी ऑनरेबल जस्टिस साहब ने फरमाया, जज साहब ने, हम ऐसी बात नहीं करते। लेकिन अभी हमको देखेंगे कि 8 तारीख को अवाम का रुख क्या होता है। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ सिद्दीकी साहब कि ये इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पे होने हैं। हमने देखना कि मदालिस माह में वो जो 1 लाख नौकरी, 1 करोड़ नौकरियां थी और 50 लाख घर थे, क्या वो दिए गए? क्या किसी जगह पे कोई काम किया गया या नहीं किया गया? और दूसरी तरफ हमने नवाज शरीफ साहब का देखना है कि उसने 3 दफा उनको तो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, 3 दफा उनको निकाला गया।
और आप देखिए इस सूरत हाल में इंसान किस हद तक। लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा खाना हुआ था जब जुल्फिकार अली भुट्टो को राय मौत दे दी गई। मतलब जिस तरह से भी वो केस लगा हुआ है, इस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई, मियां नवाज शरीफ को निकाला गया, लेकिन ये नहीं कहा गया कि अदारों पे हमला कर दो, जीएचक्यू पे हमला कर दो। और भैया सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फौजी तंसीबात पे हमले हुए और उनके इदारों पे हमले हुए। ये एक बगावत थी फौज के अंदर डालेगी जो कामयाब खुदा का शुक्र है नहीं हो सकी। लेकिन ऐसी बगावत करने वालों को सिर्फ इस बुनियाद पे कि नहीं उन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो उनको छोड़ दिया जाए, मेरे ख्याल में ये जस्टिस नहीं है, ये इंसाफ नहीं है कि उनको सिर्फ इस बुनियाद पे छोड़ दिया जाए कि उन्होंने बगावत की है, उन्होंने घर घर में बदतहजीबी फैला दी है और इसलिए अब उनको छोड़ दिया जाए क्योंकि वो लड़ ले, उनको इलेक्शन लड़ना है। ये नहीं होगा। और 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो मियां नवाज शरीफ को लोग चुनेंगे, मैं 100% कह रहा हूँ, इसलिए कि वोट उनको पता है कि मियां नवाज शरीफ आएगा तो खुशहाली आएगी और खुशहाली का दौर आएगा। चलें, वो तो अब लोग 8 फरवरी को बताएंगे कि वो खुशहाली किसकी सूरत देख रहे हैं और वो किस हद तक खुशहाल होना चाहते हैं। रेहान भाई, ये जो सारे मामलात हैं, हम बड़े पर्दे में रहते हुए बड़े मोहतात अंदाजे से बात कर रहे हैं और यकीनी तौर पर तमाम ही फ़रीक़ैन का इसमें एहतराम भी हमारे यहाँ मौजूद है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, कहीं आप ये नहीं समझते कि ये जो गलतियाँ हैं या लड़ाइयाँ हैं या मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हैं, इसमें आप सियासतदानों की गलती ये है कि आप लोगों ने अपने मामलात को इतना कमज़ोर किया और आपस के राब्तों को इतना इस हद तक ख़त्म कर दिया कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और अब तो खैर कहाँ तक पहुँच गए ये नंबर्स कि बाहर से आकर फ़रीक़ैन आपके मामलात को न सिर्फ हल करवाएं बल्कि चलाएं, डिक्टेट करें। आपकी भी तो बड़ी गलती है इसमें। मैं अक्सर निजी अपने अहबाब में ये बात तस्करा करता हूँ, लेकिन आज आपको भी कर देता हूँ। हालांकि गैर जमहूरी लगता है, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान में सियासी बलूगत नहीं। और एक लम्हे के लिए अगर ये तस्वुर किया जाए कि अगर सियासी पार्टीज को मुकम्मल आजादी दे दी जाए तो ये एक दूसरे को सफाए हस्ती से मिटा दें। दूसरी जानिब जिसका काम मॉनिटरिंग का है, वो मॉनिटरिंग की हद तक महदूद रहने के बजाय पॉलिटिकल पार्टीज के रवैयों की वजह से इन्फ्लुएंसर का रोल भी अदा करना शुरू कर देना। यकीनन इसमें जिम्मेदारी और इसमें गलती पॉलिटिकल पार्टीज की ही है, लेकिन हमें नाउमीद भी नहीं होना। उसकी वजह यह है कि हमें अभी 75 साल तो हुए हैं, चीजों को लर्न करने के लिए हम इर्तिकाई मनाजिल तय कर रहे हैं। हम ऑप्टिमिस्टिक रहे, लेकिन जल्द अज जल्द सीख ले तो ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि हम बैनुल अक़वामी तौर पर जो मुकाबले की सूरत हाल रूनुमा हुई है, पड़ोस से लेकर आप एशिया के मामला देख ले या मुस्लिम उम्मत के मामला देख ले, तो मिन हैसुल कौम हमें जल्द अज जल्द चीजों को सीखने की जरूरत है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की जानिब गामजन होने की जरूरत है कि हम आपस में उलझे रहे। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, देखें पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे इदारे हैं, उन इदारों में से चंद इदारे हमारे लिए जो बाइस फख्र है और उन्हीं की वजह से ही दुनिया भर में हमें लोग जाने पहचाने जाते हैं। लेकिन खास तौर पर गुज़िश्ता चंद सालों में इतनी ज्यादा तनकीद और इतनी ज्यादा मुखासमाना तर्ज अमल अपने इख्तिदार के हसूल के लिए किया गया कि पाकिस्तान की डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया। आप बैनुल अक़वामी अगर आपके विजिट्स होते हैं तो वहां पर क्या छाप लगाई जा रही है, गुमराह कुन अंदाज में पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारे को, पाकिस्तान के इदारे की जिसकी जिम्मेदारी, जिसकी इंटीग्रिटी, जिसकी हिफाजत करना आवाम की भी जिम्मेदारी है, एक खास आम में तशहीर की गई। भाई आपके घर का मसला है, आप घर में मसला हल करें, डायलॉग करें, सड़क पे एहतजाज करें, सड़क ब्लॉक करें। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि बैनुल अक़वामी तौर पर आप डिफेम कर दें पूरे मुल्क को, पूरे इदारे को, और उस इदारे से मुंसलिक पाकिस्तान की आवाम भी है, पाकिस्तानी कौम भी है, इकोनॉमी भी है, ट्रेड भी है, आपका ग्लोबल रिलेशनशिप भी है। तो आपने तो इस बार अपने इक़्तिदार की खातिर किसी बात को खातिर में नहीं लाया, आपने तहत कर दिया तमाम चीजों को। जो थोड़ी बहुत इज्जत की, जो क्रेडिबिलिटी थी, जो एतमाद था, वो भी हर्फ आ गया। मुझे आपको सुनने में कुछ दुश्वारी हो रही है, आई कुछ नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। इस बीच ये बेहतर होता है मैं आपकी तरफ दोबारा भी आता हूँ। रेहान भाई, अनवर मंसूर साहब, अब क्योंकि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को देखते हुए कि ये नाअहली ताहयात होती है या 5 साल के लिए होती है। अब इस मामले में अगर हमने अदालत का ओवरऑल रवैया या जजमेंट देखनी है तो हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की तरफ देखें कि वहाँ पार्लियामेंट की कानून साजी के अख्तियार को तस्लीम करते हुए, उसे सुप्रीम मानते हुए लेकर चला गया, तो यहाँ भी ऐसा होगा या यहाँ मामलात मुख्तलिफ हैं? हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? कल का दिन आपको क्या बताता है? देखिए, बात यह है कि कानून के अंदर एक चेंज आया है और इलेक्शन एक्ट के अंदर एक मॉडिफिकेशन लेकर आए हैं।
वो जाहिर है कि वो एक जाहिर है कि पार्लियामेंट जो है वो कवानीन को बदल बदल सकती है, चेंज कर सकती है। और मुझे जो याद पड़ता है कि जो जजमेंट था जो खोसा साहब ने ऑथर किया था, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि कानून के अंदर कोई चीज, कोई ऐसा टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं है। इसलिए चूंकि टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं है, इसलिए ये लाइफ के लिए होगा। क्वेश्चन अब ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अगर उस वक्त लाइफ के लिए कह दिया था और जिस वक्त ये पनिशमेंट दी गई थी उस वक्त ये लाइफ लिख दिया गया था, अब कोर्ट को यह देखना है कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली एक्शन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। मगर ये कहना कि कानून साजी नहीं कर सकते और कानून साजी में कोई टाइम चीजें चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये गलत है। तो बिल्कुल पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो जजमेंट आया है उसके अंदर ये बड़ी वजाहत के साथ लिखा गया है कि पार्लियामेंट के पास कानून को बनाना उनका इख्तियार है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ये नहीं लिखा है कि कितने पीरियड के लिए होगा। अब ये देखना ये है कि ये चूंकि पीरियड अब लेकर आए हैं, तो क्या ये पिछले जो ऑर्डर्स हुए थे, क्या उन ऑर्डर्स पे इसका इतलाक होगा या नहीं होगा, ये कोर्ट देखेगी। अब मुझे अभी इस स्टेज के ऊपर ये कहना कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था, ये गलत है। ठीक है, इस इख्तियार के मामले को और माजी के फैसलों पर इतलाक होगा या नहीं होगा पार्लियामेंट की कानून साजी का, इसको ज़रा मजीद इन डिटेल अनवर मंसूर साहब से समझने की कोशिश करते हैं और बाकी फरीक़ैन की भी इस पर राय लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। माजी के फैसलों पर इसका इतलाक होगा या नहीं होगा, ये वो सवाल है जो अभी अनवर मंसूर साहब से मजीद इसको फर्दर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें वो जो नीयत का मामला है वो भी आ जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामले में ये सवाल भी बार बार मौजूद जज साहबान पूछते रहे। लेकिन इससे पहले कि हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करवाएँ अनवर मंसूर साहब से, मैं ज़रा खलील ताहिर सिंधु साहब से पूछता हूँ उनकी कल के लिए क्या तवक्कुआत हैं। खलील ताहिर सिंधु साहब, यकीनी तौर पर आपने कानून साजी की और ये सोचते हुए की कि आपके जो कायद हैं उनके लिए रास्ता आसान हो जाए। अब कल के लिए आपकी क्या तैयारी है, क्या जहन बना हुआ है आपका? बना हुआ तो खैर आपका है चौथी बार वज़ीर आज़म का, लेकिन कल के दिन अगर आपकी नीयत से मुतालिक मामला आके और बोला गया कि जी ये माजी से नहीं, ये कानून साजी के बाद से होता है, तो फिर आपने किसको क्या? सदीकी साहब, मैं अनवर मंसूर साहब ने बहुत अच्छा इस पे एनालिसिस किया है और मैं भी अलग बिलम होते हुए देखिए, और जो अगर 62-63 को पढ़ते हैं तो उसमें जिस तरह अनवर मंसूर साहब फरमा रहे थे, नाअहली की कोई मियाद नहीं है, कोई उम्र नहीं है। अभी देखना ये है कि एक तरफ एक जज साहब की तशरीह है, दूसरी तरफ 7 जजेस ने रिमार्क्स दिए हुए हैं, जिसमें बंदयाल साहब भी है कि ये ड्रैकोनियन लॉ, और इवन एक अथॉरिटी है आसिफ सईद कोसा साहब की भी, जिसमें उन्होंने भी ड्रैकोनियन लॉ का इसको तमाम उम्र किसी को नायल करा दे दिया जाए, वो भी अथॉरिटी पेश होगी नेचुरली, ऑटोमेटिकली। और अभी देखना दूसरी तरफ भी एक इलेक्शन एक्ट है, अभी देखना कि एक्ट परवेल करता है या तशरीह परवेल करती है, तो ये तो कल पता चलेगा, क्योंकि मामला पेंडिंग है कोर्ट में। मैं इसके बारे में कोई वकील भी अपनी राय नहीं दे सकता, लेकिन असूली तौर पे अगर आप इसको रिलीजियस लेवल पे भी लेके जाए, अगर चलो जी किसी पे गलती मान ली, तो क्या अल्लाह ताला ने नहीं तौबा के दरवाजे खुले हुए कि अगर किसी इंसान से कोई मिस्टेक होती है तो होती है, अगर होती है, मिसाल दे रहा हूँ, अव्वल तो इसमें तो कोई ऐसा बात ही नहीं थी, तो अगर हो भी जाती है तो क्या अगर वो उस पर जाता है जो आप फरमा रहे थे अभी इंटेंशन का, तो अगर वो इस बात में तो उसे विड्रॉ करता है या तौबा करता है, तो क्या उसके लिए आप अल्लाह ताला जो दरवाजे खोलता है, क्या जो नीचे उसके नायब हैं या जो उसके जज हैं वो उसको दरवाजे को बंद कर सकते हैं? आई थिंक नो, नॉट एट ऑल। और दूसरे नंबर पे इस एक्ट को, जो इलेक्शन एक्ट है, 16 जमातों का जो दिया हुआ एक्ट है, इस शेख को आज तक किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। और दूसरा, तीसरे नंबर पे मेरे पास द फलोथा ऑफ द अथॉरिटी जजमेंट्स है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये ड्रैकोनियन है। अभी रिसेंटली ये जो फैसलवाडा वाला केस, हालांकि वो दूसरे नंबर पे केस था और उसकी तशरीह थी आर्टिकल 62 की एज की, लेकिन उसमें ये भी लिखा गया था कि ये आपकी ये उसमें भी उमरदा बंदयाल साहब ने लिखा कि ये ड्रैकोनियन लॉ है और ये ब्लैक लाइफ को खत्म होना चाहिए। ये क्या बात है कि किसी शख्स को आप तमाम उम्र के लिए कह दे कि नहीं जी, आप एक शख्स कह दे या 5 शख्स कह दे कि नहीं जी आप सारी उम्र के लिए बात चले जाए? नहीं, नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट द जस्टिस। जस्टिस वो है जो आपको नजर आए कि हो रहा है। मेरी जो जाती जो उम्मीद है एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और एज ए पार्टी भी, कि होना ये चाहिए कि सबके लिए, मेरे लिए अकेले के नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि हवा अगर उल्टी चलेगी तो फिर सबके चलान बुझेंगे ना, किसी एक का तो नहीं बुझता। तो मेरे ख्याल में तो यही होगा कि इसको जो भी है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका होगा, और ये जो नाइली वाला काम है
जो मुझे लग रहा है, जो मेरी जाती मेरा लीगल परसेप्शन कहता है, वो ये कहता है कि ये जो काम है कल इसका जो कोई ना कोई नतीजा जो है ये निकल आएगा और ये सारी उम्र के लिए ये नहीं रह सकता, और असली तौर पर रह भी नहीं सकता, और उस एक्ट को किसी ने चैलेंज भी नहीं आज तक किया। हवा अगर इस तरह चलेगी तो फिर सबके चिराग बुझेंगे। ये वाली जो दलील है खलील ताहिर संधू साहब की, रेहान साहब, इस बुनियाद पे इसको कर दिया जाए, या क्योंकि आप भी उस कानून साजी का हिस्सा थे, आप इत्तेहादी थे हुकूमत के, आप समझते हैं कि ये फैक्चुअली ये चीज़ दुरुस्त थी, ये कर देना, इसमें इंटेंशन का कोई मसला नहीं है? क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ये बार बार सवाल आता रहा इंटेंशन वाला, और फिर नैब अमेंडमेंट्स में भी हमने देखा। तो आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, कानून में इंटेंट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंटेंट काउंट किया जाता है, और उस इंटेंट की बुनियाद पर किसी फरीक को क्योंकि पाकिस्तान में खास तौर पर अगर आप देखें और हालिया दिनों में जो होने वाले मामलात हैं उसमें अगर ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कुछ डिसीजन आए तो उसमें कई एक डिसीजन जो अवाम ने विटनेस किए वो कॉन्ट्रडिक्टरी भी रहे। मिसाल के तौर पर कि कहीं पर अगर नाअहल होने का मियाद मुकर्रर नहीं है और कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया तो यूजुअली, और वो जो कानूनी माहिरीन है वो ज्यादा बेहतर इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं, वो यूजुअली 5 साल के लिए कंसिडर किया जाता है या 10 साल के लिए गालिबन, अनलेस एंड अनटिल के उसके ऊपर कोई टाइम फ्रेम की रिस्ट्रिक्शन ना हो। दूसरी चीज ये कि अगर इसके ऊपर कोई टाइम फ्रेम रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि वो एक टाइम फ्रेम हो गया, और खासतौर पर कल होने वाले इसमें देखा जाएगा। दूसरी चीज ये भी हमने विटनेस की कि अकामा केस के हवाले से एक जगह पर तो कन्विक्ट किया जाता है तो दूसरी जगह पर इस बुनियाद पर कि इंसेंटिव्स नहीं लिए गए ख्वाजा आसिफ का गालिबन, तो रिलीफ भी दे दिया जाता है। तो ये मेरा ख्याल है कि जो कानूनी माहिरीन है इसके ऊपर ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकता है, और कल का डिसीजन जो आने वाले दिनों में है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कानून बनता है इसलिए कि रिलीफ दिया जाए, और अगर कोई गुनाहगार है, किसी ने वायलेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन की, कानून की, तो उसको सजा दी जाए, ना कि किसी कानून को इंटरप्रेट अपने मतलब में करके, अपने लिहाज से इंटरप्रिटेशन करके किसी खास मौके के ऊपर उसको इस्तेमाल किया जा सके विक्टिमाइज के लिए। अच्छा अनवर मंसूर साहब, यकीनी तौर पर ये पहलू मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जो इंटेंशन वाला मामला है या इंटेंट वाला मामला है, इसको लेकर क्योंकि नैब अमेंडमेंट्स को जब चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वहाँ फिर उसके खिलाफ फैसला आया, तो वहाँ पर ये इंटेंट वाला पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी बार बार जो मौजूद जज साहिबान है वो इसकी इंटेंशन पे बात करते थे कि ये हुआ तो सही है, और नैब में डेफिनेटली वो उनका पर्सनल फ़ायदा था। अब यहाँ ये जो नाअहली वाला मामला है इसमें भी पर्सनल गेन तो है, इसको फिर माजी से इसका इत्तलाक कैसे हो सकता है? यहाँ इंटेंट पे आके मामला तो नहीं उलझ जाएगा? देखिए, इंटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर किसी इंडिविजुअल को बेनिफिट देने के लिए और उसकी उस हद तक पहुंच हो कि जो उसको बेनिफिट दे सकता है, तो उस सूरत में इंटेंशन जो है ये बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। और बहुत जगह पर ये लोग जजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है बेसिकली कि अगर कोई लॉ किसी पर्सनल उसके लिए बनाया जाता है तो वो लॉ जो है दैट इज बैड लॉ। जाहिर है कि ये आर्गुमेंट तो जरूर होगा कि इंटेंशन जो है वो ये थी कि एक इंडिविजुअल को बेनिफिट देना था, इसलिए वो एक ही इंडिविजुअल है जिसको कि ये सजा मिली, इससे पहले किसी को नहीं मिली इसके ऊपर ना। इसके एक इम्पॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर जो आ रही है वो ये आ रही है कि कोर्ट ने ये होल्ड कर लिया था कि 5 साल नहीं है बल्कि ये लाइफ लॉन्ग है। अब जब कोर्ट होल्ड करती है और उसको एक खत्म करने के लिए एक कानून साजी की जाती है, और अगर ये कहा जाए कि जो बेनिफिट देना था, जिनको देना था बेनिफिट, उनका होल्ड पार्लियामेंट के ऊपर इतना स्ट्रांग था कि वो पार्लियामेंट से जो चाहे करवा सकता था, तो वो एक इंटेंशन का कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है। और जाहिर है आर्गू ये होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसलिए कि ये चूंकि पेंडिंग मैटर है, मैं अपनी राय इस हद तक नहीं दे सकता कि क्या होगा। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि ये आर्गू जरूर होगा, और इसके आर्गू करने के लिए ये बहुत सारे जजमेंट सामने लाए जाएंगे कि जिसके अंदर कि ये दिखाया जाएगा कि ये जो लॉ बना था ये एक इंडिविजुअल को बेनिफिट देने के लिए बना था, इसलिए ये लॉ बैड लॉ है। ये आर्गू जरूर होगा, आई एम श्योर। और जो इसको चलेंगे, ये जो आपने कहा इंटेंशन का, बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये नैब लॉ के में भी ये टेकअप हुआ था, और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर भी ये कहा गया था।
मगर ये इस केस के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर ये उन्होंने होल्ड कर लिया कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो चेंज कर सकता है। बस सिर्फ ये देखना है कि क्यों एक इंडिविजुअल को बेनिफिट दिया जा लेकिन उसमें सकता है अनवर या मंसूर नहीं साहब दिया उसमें जा एक चीज़ सकता। और थी कि जब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला हुआ तो उसके बाद उस पर स्टे आ गया, फिर फर्दर जब उसको एक्सेप्ट किया यानी पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार को मानते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया, तो उस स्टे से ऑनवर्ड मामला को वहाँ से एग्जीक्यूट करने के लिए कहा गया। इस मामले जी में हाँ। सालों पीछे जाता है मामला। अगर ये बैड लॉ लेट से हम मान लेते हैं कि ये डिक्लेयर हो जाता है क्योंकि एक शख्स पार्लियामेंट पर इन्फ्लुएंस रखता था, उसने ये कानून साजी की अपने फ़ायदे के लिए, बैड लॉ है, लेकिन पार्लियामेंट का इख्तियार है तो इसका माजी से इत्तलाक नहीं होता, आइंदा से इसका इत्तलाक हो सकता है। इसके किस हद तक इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार को भी तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, मसला सिर्फ माजी से इत्तलाक पे आके रुकेगा। सादा अल्फाज में अगर आप मुझे समझाएं। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ बिल्कुल कि बेसिकली जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो लॉ आया है वो उन्होंने कहा वो प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। और सिमिलरली अब ये इशू भी आएगा कि ये क्या जो दी गई है सजा, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि जब कोई एक्ट होता है उस वक्त जो सजा थी वो दी जा सकती थी। अब वो एक्ट तो पहले का हो चुका है, उस पर सजा दे दी गई है, उसके ऊपर सब जजमेंट्स आ गए हैं, उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जजमेंट आ गया कि ये लाइफ लॉन्ग होगा। अब क्या एक पार्लियामेंट जो है किसी एक जजमेंट को सेट असाइड कर सकती है थ्रू ए स्टैट्यूट? इसके ऊपर भी जजमेंट है, ये कहते हैं कि कोई जजमेंट को सेट असाइड नहीं कर सकती बिकॉज पार्लियामेंट इज नॉट द जुडिशरी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आएगा और ये मेरे ख्याल में ये सब चीजें लेके आएंगे और जब भी ये कहेंगे कि पोस्ट फैक्टो हो सकता है, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, यानी पार्लियामेंट इज नॉट द जुडिशरी, ये पहलू लाते हुए माजी से इत्तलाक नहीं हो सकता। तो फिर खलील ताहिर संधू साहब, एज स्टूडेंट लॉ, आपको ये तवक्कुत थी कि शायद ये इसका माजी से इत्तलाक वाला जो मामला है ये बड़ा ईजी होगा आपके लिए। अब अगर ये नहीं होता तो फिर यकीनी तौर पर आपकी जो पूरी प्लानिंग है या पूरी कैंपेन है उस पर असर पड़ेगा। आपका प्लान भी फिर शहबाज शरीफ साहब को सामने लाना है, या आप समझते हैं कि अमल सिर्फ प्लान ए पर ही होगा? नहीं, देखिए साहब, मैं इंतहाई अदब के साथ अनवर मसूद साहब से थोड़ा सा मुझे कर तो नहीं सकता, मैं डिसएग्री करता हूँ। पार्लियामेंट तो मेन अदारा है जिसने सारा कुछ करना। पार्लियामेंट कैन चेंज एनी लॉ, स्वाए वो अगेंस्ट द इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम ना हो और अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ना हो, बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर जजमेंट में जिस तरह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्बल सबमिशन है कि ये तो तशरीह की गई है वहां पे और दूसरी तरफ एक्ट है। अभी देखना ये है कि एक्ट ने प्रवेल करना है या तशरीह ने प्रवेल करना है। बात तो सिंपल ये है सारे लॉजिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली, और देखेंगे जो भी फैसला होगा वो तो ज़ाहिर है सबको काबिल कबूल होगा। लेकिन मेरा जो, मैं पहले दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो लीगल परसेप्शन है या अपना जो है वो मुझे कुछ और इसके बारे में कह रहा है, पार्टी से हटके भी, कि ये जो है वो एक इनजस्टिस हुआ है। और जब खुद वही जजेस एक जगह पे कहें ड्रैकोनियन है, दूसरी जगह पे, मतलब वो किस तरीके से किसी को कह सकते हैं। 3544 बंदों के केसेस थे वो जो आया था पनामा, और एक बंदे को आपने सिंगल आउट किया और वो बाकी केसेस में भरी होगा। आई वाज इन द हाई कोर्ट एट दैट डे, और खुदा जानता है, मैं कसम तो नहीं उठाऊंगा, लेकिन खुदा जानता है जितनी सजाएं थी सारी के दोनों केसेस में वो कदी हुई थी फोटोकॉपीज पे, और फोटोकॉपी जो दैट इज नॉट द एडमिसिबल एविडेंस, वो तो केस भी खत्म हो गए हैं। तो अब आप किसी बंदे को सिर्फ महज इस बुनियाद पे कि एक जज साहब ने ये कह दिया था कि ये सारी उम्र के लिए होगा, ये नहीं हो सकता, मेरी जो जाती राय है। बाकी देखते हैं कानून क्या कहता है, कल जो भी होगा वो सबको काबिल कबूल होगा। और फिर उसके बाद जो भी जमात जो उनके बड़े हमारे जो वो भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हमने गुजारा, मैं तो बीओपी वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, लेकिन मैं ये यूं समझता हूँ कि एज ए लीगली ये रह नहीं सकता, इसका वजूद नहीं रह सकता। ठीक है, ये आपकी राय है। रेहान साहब, अगर ये जैसे अनवर मंसूर साहब ने एक्सप्लेन किया है कि अगर ये बैड लॉ डिक्लेयर हो जाता है, क्योंकि अभी ये अदालत में मामला चल रहा है, ज़ेर समात है और हम इस पर ज़ाहिर है कोई राय नहीं दे सकते, लेकिन ये कानून साजी लेट से जो अनवर मंसूर साहब ने हमें एक्सप्लेन किया, बैड लॉ उस तरह से डिफ़ाइन हो जाती है, तो फिर मुल्क का सियासी नक्शा क्या रह जाएगा? क्योंकि ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही हैं, फिर पीछे क्या रह गया? फिर आप समझते हैं कि एक बार फिर कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएंगे हम? देखिए, जो जजमेंट्स वगैरह या डिसीजन या रिमार्क्स वगैरह आए हुए हैं, बहुत सारे के प्रेसिडेंट सेट हुए हैं, बहुत सारों के प्रेसिडेंट नहीं मौजूद हैं। ये तो ज़ेर बहस चीजें हैं।
जो कि मुख्तलिफ केसेस की नौयत के लिहाज से प्रेसिडेंट को सामने रख दिया जाता है। अच्छा, ये क्योंकि चंद सालों में ये नई डेवलपमेंट है और इस तरह का सिनेरियो कभी डेवलप हुआ नहीं है, तो कल का आने वाले दिनों में जो डिसीजन है वो मेरे ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑनरेबल कोर्ट्स के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो डिसीजन दे वो अनबायस्ड हो और ऐसा ना हो कि उनके ही अपने रिमार्क्स से कॉन्ट्रडिक्टरी हो, कि लोग जो है डिसीजन आने के बाद उसके ऊपर अपने रिमार्क्स देना शुरू कर दें। तो अभी क्योंकि जरूरत इस बात की है कि तमाम इदारे जो है साफ और शफाफ इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हुए चीजों को आगे लेकर बढ़े, क्योंकि अभी सियासत को बचाने का मसला नहीं है, रियासत को और मुल्क को बचाने का मामला है। चलें, रियासत और सियासत वाले मामले को तो खैर नथी कर दिया गया है, गुज़श्ता 16 महीने से ऑनवर्ड ये मामला चले आ रहे हैं। अनवर मंसूर साहब, इसमें ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा कि जैसे खलील ताहिर सिंधु साहब फरमा रहे हैं कि बरियत वाले मामलात हैं, ये एक अच्छी दलील हो सकती है, ये एक अच्छा स्टैंड हो सकता है इनका डिफेंस के लिए, फिर किसी के कंडक्ट को भी इसके साथ फिर नथी करके अदालत के सामने बोला जा सकता है कि ये ही डजंट डिजर्व इट। ये कितना बायबल है, सेलेबल है? देखिए, कोर्ट्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट खास तौर पर इस पे नहीं जाएंगी कि कंडक्ट क्या है या क्या नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि ये पाकिस्तान से बाहर रहे और ये रहा हो, मगर आई डोंट थिंक कि कोर्ट्स इसके ऊपर जाएंगी, इस स्टेज के ऊपर। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जब जैसे कहा कि पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल बना सकती है कानून, और पार्लियामेंट के अंदर ये बिल्कुल इख्तियार है। मैंने जो कहा था वो ये कहा था कि पार्लियामेंट जजमेंट नहीं सेट असाइड कर सकती है, तो पार्लियामेंट के पास बाकी सब इख्तियार है मगर जजमेंट सेट असाइड नहीं कर सकती। और जाहिर है कि जब ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आएगा कि जहाँ पर के किसी के कैरेक्टर को या किसी के मामलात को, कोई फैक्ट्स के ऊपर, तो कोर्ट्स जो हैं वो जो हैं बड़ी केयरफुल हैं इन चीज़ों के ऊपर कि फैक्ट्स और चीज़ों की जो जब तक के ये प्लीड ना किया हो ख़ास तौर पर उस पर नहीं जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि कोर्ट्स इसके ऊपर जाएंगी किसी सूरत में भी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है अनवर मंसूर साहब, गुज़श्ते दिनों जब बराह रास्त नशरियात हमने मुख्तलिफ केसेस की देखी तो हमने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की, हम क्योंकि उस सारी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं होते या हम उसके मामलात से आगाह नहीं होते, तो इसमें कमी बेशी की मैं पेशगी माजरत चाहता हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पर होता यह है कि केस ए चल रहा है और उसमें XYZ के मामलात आ गए, रेफरेंसेस आ गए और फिर बात कहीं की कहीं मौजूद जज साहिबान की तरफ से की गई और किसी और पहलू पर मामलात को डिस्कस किया गया। अब इस वाले मामले में क्या ये गुमान किया जा सकता है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है, आप रहनुमाई फरमाइएगा, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सज़ा, जैसे मुस्लिम लीग नून कहती है कि जी इतने सारे 400 लोगों के नाम थे, सिर्फ हमें पिक एंड चूज़ किया गया, फिर एक मॉनिटरिंग जज था, फिर अब बरियत भी हो गई है, तो ओवरऑल इतना नुकसान भी हुआ, हमें मलाइन भी किया गया, हमारी इज़्ज़त नफ्स मजरू हुई। क्या ये सारे मामलात भी आप समझते हैं कल से एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है, या ये इसको हम बेल आउट करें, ऐसा नहीं होगा? देखिए, पेंडोरा बॉक्स तो देखिए यही जो केस टेकअप हुआ है, ये भी एक किसी और केस के अंदर एक टेंजेंट के ऊपर ये केस खुला है। ये जो बरियत हुई है वो उन क्रिमिनल केसेस के अंदर हुई है। ये जो सजा थी ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में दी है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, बरियत से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, नंबर 1। नंबर 2, ये जो केस टेकअप हुआ था ये कोर्ट ने खुद अपनी तरफ से टेकअप करके ये इधर लेकर आए थे, तो जाहिर है कि अब जब ये खुद लेकर आए हैं तो इसमें प्लीडिंग्स नहीं होंगी मौजूद, तो कोई शख्स भी किसी किस्म की भी प्लीडिंग ला सकता है कोर्ट के अंदर। उसके अंदर ये भी ला सकते हैं कि ये जो मामलात हैं इनको ये नहीं देखा जा सकता स्टेज के ऊपर, ये भी आ सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि लाई जा सकती हैं। तो ये पाबंदी नहीं है, मगर डिपेंड करेगा कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती इस स्टेज के ऊपर, बिकॉज टाइम इज द एसेंस इस वक्त कि अब इलेक्शंस सामने खड़े हुए हैं। लोग अगर डिले करने की कोशिश करेंगे कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगी, और अगर किसी सूरत में मामलात को उलझाने की कोशिश करेंगे तो कोर्ट उसको अलाउ नहीं करेगी।
तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बड़ा मेजर चेंजेस लेकर आएंगे। जो है वो लीगल एस्पेक्ट के ऊपर मेरे ख्याल में बात होगी, फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं होगी इसमें। ठीक है, फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं होगी। खलील ताहिर संधू साहब, एक मामला है यकीनी तौर पर जब फैसले जारी हो जाते हैं और फिर पब्लिक डोमेन का हिस्सा होते हैं, लोग उस पर बात करते हैं, तनकीद करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। जब ये नाअहली हुई और फिर बाद में एक और शख्स की नाअहली जहांगीर खान तरीन की, उन्हें भी सज़ा हुई, तो लोगों ने कहा कि ये बैलेंसिंग एक्ट है। अब एक ऐसे वक्त में कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेवल प्लेइंग फील्ड के मामलों को देख रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत के मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आ गए, आइंदा चल के शायद बल्ले के निशान का मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही जाएगा। तो कल के दिन कोई भी चीज़ लेट्स से आपके फेवर में हो जाती है, अगेन बड़े एहतराम के साथ, क्योंकि मामला अभी अदालत में है, तो फिर एक तासुर आपके इस वक्त जो तासुर आपके बारे में बन रहे हैं वो सारे आपके खिलाफ क्यों बन रहे हैं? फिर कोई कहेगा कि ये बैलेंसिंग एक्ट के लिए ये हो गया, फिर आप कैसे जान छुड़ाएंगे इससे? तासर वगैरह कोई नहीं बना। लोग, मुझे वैसे नहीं पता क्यों खाइफ है मियां नवाज शरीफ से। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि वाई पीपल आर क्यों अफेड हो रहे हैं मियां नवाज शरीफ से इस हवाले से। नंबर 1। नंबर 2, जो अनवर मसूद साहब फरमा रहे थे, अकामा का तो किसी ने ना किसी ने कोई दरखास्त की थी, ना अकामा के बारे में किसी ने बात की थी। अकामा का तो केस ही नहीं था, ना किसी ने पूछा था। वो तो खुद ही एक कंजम्पशन करके सारा कुछ कर दिया। और आप इस बुनियाद पर कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली जो बनती थी, और एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी हम भी पढ़ते हैं कि वो लाकर आप उसमें सजा दे दें, मगर उसको कह देंगे ताहियात मतलब नाहिल। देखिए, अगर इंटेंशन शामिल ना हो तो फिर एक मुनसफ में जो जब वो सजाए मौत देता है उसमें और कातर में कोई फर्क नहीं होता। बात तो इंटेंशन की है, मोटिव की है सारी, और ला सारा इसी पे डिपेंड करता है, इंटेंट पे। और दूसरे नंबर पे देखना ये, मैं समझता हूँ जहांगीर तरीन साहब की नाअहली जो थी वो भी अनजस्टिफाई है, उसको भी नहीं जस्टिफाई किया जा सकता, और क्योंकि वो भी गलत थी। और आज हम दोबारा, उस वक्त भी हमने यही कहा था, हालांकि वो उस वक्त इमरान खान की टीम का हिस्सा थे, लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि ये भी गलत हुआ है। और इस तरह से देखिए, बेसिकली लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है? आइन ये कहता है कि लॉ लोगों की भलाई के लिए बनाया जाता है, ना कि उसको डिटोरिएशन के लिए, कि उसको सजाएं जो है वो भी सत्ता का कर दे, लोगों को टेरिफाइड कर दे, हॉरिफाइड कर दे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। लॉ तो लोगों की भलाई के लिए। लिहाजा मैं भी कल की जजमेंट के बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा फिर भी, लेकिन मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, मेरा परसेप्शन ये मानता नहीं है इस बात को, क्योंकि यह बहुत बड़ी एक जो है इनजस्टिस हुआ था, ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ के साथ बल्कि उन तमाम वोटर्स के साथ जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को वोट दिए थे। और इस सिलसिले को आप अदल को साथ ही औलाद होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अदल जो है वो दूसरों को आप सख्ती करें और उस पर आप उनको जोड़े। देखिए, हजरत उमर फारूक से जब उन्होंने पूछा था ना कि ये दूसरा आपके पास कपड़ा कहां से है, तो ये बात नहीं थी कपड़े की, बात ये थी कि हुक्मरान वक्त से या वक्त के जो आदिल था उससे सवाल करने की आपको इजाजत थी। ये थी उसमें बहुत बड़ी बात जो मैं समझता हूँ। आई मे भी उसका मेरी जो इंटरप्रिटेशन ये है। लिहाजा मैं दोबारा फिर कहता हूँ कि अदल को साहिब औलाद होना चाहिए, और कल पता चलेगा। और मेरा अपना जाती जो है परसेप्शन ये कहता है, ट्रस्ट ये कहता है कि ये जो कल जो मामला जो है ये ताहियात दिल्ली वाला, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट, ऑनरेबल जज। यकीनी तौर पर मौजूद अदलिया पर ये डिपेंड करता है और अदालतों के फैसले हैं। रेहान हाशमी साहब, क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे ज़रा ये बताइए कि बुनियादी तौर पर मसाइल उलझे हुए हैं और शदीद उलझे हुए हैं। अब इस सारी सूरत हाल में सबको अपनी अपनी शफाफियत, गैर जानिबदारी और जो उसूल कानून और आइन के ज़रिए वज़ा हैं उसके लिए उस पर चलना है। ऐसे में हालात कितने मुश्किल हैं? यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए तो नहीं, आप लोग सियासी जमातें कुछ भी इल्ज़ाम भी लगा देती हैं, दावे भी कर देती हैं, लेकिन जो रियासती इदारे हैं उनके लिए, ख़ासतौर पर अगर हम अदलिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से मामलात को लेकर चला जा रहा है इस वक्त, या वहाँ से सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, तो कितने मुश्किल में डाल दिया आप लोगों ने इन सारे लोगों को? देखिए, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो दिफाई इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो अदल इंसाफ की जिम्मेदारी अदा करने वाले इंस्टीट्यूशंस हो, या इवन के एज ए इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट की बहाली या उसको इलेक्शन के बाद उसको बहाल होना हो, तमाम इंस्टीट्यूशंस आइन के मुताबिक काम जब तक उनको करने का मौका नहीं दिया जाएगा, और वो काम किसके लिए है? जमहूर के लिए है बुनियादी तौर पर, तो वो इदारे भी ना तो मजबूत हो सकेंगे और ना ही वो इदारे इस काबिल हो सकेंगे कि लोगों को डिलीवर कर सके। लेकिन बदकिस्मती क्या है, यहाँ पर जमहूर की बात तो की जाती है, लेकिन देखने में ये आया है कि चंद पावरफुल पॉलिटिशियंस, बातें तो मसला ये अलमिया ये है कि बहुत की जाती हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता, और फिर इंटेंट का मसला यहाँ पे आ जाता है जब हम बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खलील ताहिर संधू साहब, रेहान हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। PNN स्पेशल से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।